बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़वाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ इस शॉर्ट क्वेश्चन से बनते हैं। अच्छे तरीके से इसको स्टडी करना है। और बहुत से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लेक्चर के दौरान ही पढ़ चुके हैं, तो होपफुली ये आपको समझ आ जाएगी। आसान हैं, मज़े के हैं। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपके लिए थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग के होंगे, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को सब आसान हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब ये सवाल देखकर ही आपको ये लगेगा कि ये तीनों आपको आते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हम लोगों ने इस चैप्टर के आगाज़ में पढ़े थे। तो बेटा, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। 2D में भी होता है, 3D में भी होता है। 2D में हमारे पास I और J यूनिट वेक्टर्स होते हैं। 3D में हमारे पास I, J और K यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो कि X, Y और Z एक्सिस की डायरेक्शन को शो करते हैं। हमारे पास अगर किसी वेक्टर को अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो एक नया वेक्टर ऑब्टेन होता है, जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो हमारे पास हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है जो उसी की डायरेक्शन में होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने चूँकि डिटेल्ड स्टडी की हैं, बस इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से बेटा, ताकि आप कोई भी इसमें नंबर को खोए ना। It is a vector whose magnitude is 1 and is used to describe the direction of a vector. It is represented by a cap, और इसको रीड क्या किया जाता है, a hat. It is found by dividing a vector by its own magnitude. यानी कि आप एक वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, आपके पास एक नया वेक्टर आता है जिसको यूनिट वेक्टर का नाम दिया जाता है। हर वेक्टर का बेटा यूनिट वेक्टर होता है जो उसी की डायरेक्शन में होता है। 2D के अंदर हम लोग यूनिट वेक्टर्स I और J लेते हैं। I X डायरेक्शन को और J Y डायरेक्शन को शो करता है। 3D में I, J और K लेते हैं। K Z एक्सिस को शो करता है। और अगर हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो हम इनके साथ माइनस शो कर देते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर को इस तरह से आपने ब्रीफली बयान करना है कि सारी बातें उसके अंदर आ जाएं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा कि आपने किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी हो या किसी बॉडी ऑब्जेक्ट या वेक्टर की पोजीशन बतानी हो, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो पॉइंट जिसकी पोजीशन लोकेट करनी है उसको और ओरिजिन को एक लाइन के ज़रिए मिला देते हैं। लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन पे रखते हैं, और उसका हेड जो है वो हम उस पॉइंट पे रखते हैं जिसकी पोजीशन चाहिए। तो जो वेक्टर अपीयर होता है ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब ये हमारे पास 2D में भी है, 3D में भी है। इस सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ब्रीफली बताने के लिए यहाँ पर हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस X एक्सिस और Y एक्सिस को सपोज़ करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास है A, B, इसको एक वेक्टर के साथ मैंने ज्वाइन किया है इस तरह से कि टेल हमारे पास ओरिजिन पर है और हेड हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर है। तो जो हमारे पास वेक्टर अपीयर होगा उसको पोजीशन वेक्टर R से शो किया जाता है। और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक A और एक B, A अलोंग X एक्सिस, B अलोंग Y एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है। हम कहते हैं इट इज़ अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट टेल इज़ एट ओरिजिन एंड हेड एट पॉइंट P, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब चूंकि बेटा आपको मालूम है कि ये 2D डायग्राम है,
तो ये ए आई प्लस बी जे के साथ रिप्रेजेंट होगा। अगर इसकी मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहें तो वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट होगा, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और अगर यही पोजीशन वेक्टर 3D में हुआ तो क्या होगा, सिर्फ एक z कंपोनेंट साथ में आ जाएगा, यानी कि सी के। अगर ये 3D में हुआ तो r बन जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से हमारे पास 2D में और 3D में पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला ज़हन में रखेंगे। यहाँ पर जो कोफिशेंट्स हैं आई जे और के यानी कि ए बी सी, ये तीनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, एक्स वाई और जी। ये बेटा हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, आपने इसको ब्रीफली सा एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड है जी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपको याद होगा कि हम जब डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उनको ऐड करने से एक रिज़ल्टेंट ऑब्टेन होता है। अब वो रिज़ल्टेंट उन तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफ़ेक्ट होता है। तो वो तमाम वेक्टर्स जो ऐड होकर आपको रिज़ल्टेंट देते हैं वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए ए और बी। अगर हम इनको ऐड करें हमें रिज़ल्टेंट मिलेगा, यानी कि ए और बी फिगर ए में आपको दिखाई गए हैं। इनको जब ऐड करेंगे फिगर बी में तो रेड कलर में रिज़ल्टेंट ऑब्टेन होगा। यहाँ पर ए और बी क्या हैं, ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनसे मिलकर रिज़ल्टेंट आया है, तो यही इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो हम फिर यूँ कहेंगे दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर, ये उस वेक्टर के पार्ट्स हैं हुज कंबाइंड इफेक्ट गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर, जो जिनका कंबाइंड इफेक्ट हमें रिजल्टेंट वेक्टर देता है। जैसे कि हमने ए और बी को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर आर ले लिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हमेशा वेक्टर्स को ऐड करके आता है, इसीलिए हम इसको कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं अगर वो 90 डिग्री पे रखकर ए और बी को ऐड किया जाए। तो चूंकि यहाँ पर जैसे उसने कंपोनेंट्स पूछा है रेक्टेंगुलर, तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, तो जनरली हम उसको कंपोनेंट्स के बारे में ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बेटा आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको 3 डिफरेंट चीज़ें पूछी गई। आपसे यूनिट वेक्टर पूछा गया, पोजीशन वेक्टर पूछा गया और कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पूछा गया। तो उसको आपने अच्छे तरीके से बार बार पढ़ना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ ज़ीरो रिजल्टेंट। कहता है हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, अगर हम उनका वेक्टर सम करते हैं हमारे पास ज़ीरो रिजल्टेंट आता है, यानी कि ऐसा वेक्टर आता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। बताएं उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, हमने वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया होगा। देखिए बेटा नॉर्मली हम जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर अपीयर होता है। आर कैसे निकलता है, जब हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। तो बेटा अगर हम हेड टू टेल रूल को फॉलो करें और रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें मालूम है कि फ़र्स्ट की टेल और लास्ट का हेड होना चाहिए, लेकिन अगर हम लास्ट का हेड और फर्स्ट की टेल ज्वाइन कर दें तो क्या हमारे पास रिजल्टेंट अपीयर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हम बताते हैं कि 3 वेक्टर्स हम सपोज कर लेते हैं ए बी और सी, इनको साइक्लिक ऑर्डर में ऐड करें इस तरह से कि ये एक ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि बेटा ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में ज़रा गौर कीजिए, अगर ए बी और सी को हमने ऐड किया है तो हमने हर एक के हेड को अगले की टेल के साथ ज्वाइन कर दिया है, और रिज़ल्टेंट बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि रिज़ल्टेंट के लिए हमें फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करना है, यानी कि टेल ऑफ द वेक्टर ए मस्ट कंसाइड्स विद द हेड ऑफ वेक्टर सी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उल्टा हुआ है, हेड ऑफ द वेक्टर सी कंसाइड्स विद द टेल ऑफ वेक्टर ए, यानी कि रिजल्टेंट तो हमारे पास आएगा ही नहीं। इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ पर 0 होगा। लिहाजा इन दिस केस वी कंसाइड्स द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर सी विद टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, जबकि आपको पता है कि रिजल्टेंट हमारे पास आएगा जब हम कंसाइड करेंगे टेल ऑफ द फर्स्ट विद हेड ऑफ द लास्ट।
लिहाजा हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर आर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। तो यही उसकी बेटा डिमांड थी कि हमें वेक्टर्स को किस तरह से ओरिएंटेशन देनी है कि उनका रिजल्टेंट सिफर आए। तो ये चूँकि स्पेशल केस था तो हमें स्पेशली उसको वैसे ही करना पड़ा। ठीक है मेरा बेटा, इसको अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़िए, 2-3 दफ़ा पढ़िए ताकि आपको जहन नशीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। कहता है वेक्टर ए हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि 2 डायमेंशन में वेक्टर ए मौजूद है। तो आप बताएं कि क्या ओरिएंटेशन हो कि उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों, यानी कि एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या पढ़ाया था कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट में आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स कंपोनेंट्स। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर चूंकि वो कह रहा है दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव दोनों कंपोनेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं जी, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो आंसर आपको मालूम हो गया कि अगर दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं देन रिजल्टेंट मस्ट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा हम यही बात उसको एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम में आप लोगों ने लाजमी बनानी है और उसको बताना है कि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये तभी मुमकिन है जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड पार्ट है बेटा सवाल का कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइंस। तो बेटा आपको मालूम है कि हमारे पास अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए या अगर हमारे पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो दोनों ही क्वाड्रेंट्स में उसके ऑपोजिट साइंस होते हैं। अब या तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट का रेफरेंस दे दें या आप सेकंड क्वाड्रेंट का रेफरेंस दे दें, और ज़्यादा बेहतर ये है कि दोनों ही बता दें। आप उसे कहें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वो ऑपोजिट साइन रखता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो ऑपोजिट साइन रखता है। मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर द टाइम मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का बता दिया है। आप ऐसे ही इसको कॉपी करते हुए सेकंड क्वाड्रेंट की डायग्राम भी बना लें और उसको बताएं कि द रिजल्टेंट हैव बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स विद ऑपोजिट साइंस, आइदर इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट और इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तब भी ऑपोजिट साइंस रखते हैं और अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तब भी ऑपोजिट साइंस रखते हैं। तो आप मेरा बेटा पेपर में दोनों ही बताएंगे। यहाँ पर मैं फिर बता दूँ सिर्फ टाइम की बचत करते हुए कि आपने जस्ट कॉपी करनी है तो आप इसको देखकर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो इसको भी अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है, अगर उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है क्या उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी। यानी कि एक कंपोनेंट ज़ीरो है तो दूसरा नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम या तो x को ज़ीरो करेंगे या y को ज़ीरो करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। आप उसको दोनों ही करके दिखा दें। आइए देखते हैं कैसे। हम पहली बात तो ये कहेंगे कि नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर ए की ये होती है ax² + ay² अंडर रूट। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, लेट्स से x ज़ीरो नहीं है। अगर x ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y ज़ीरो होगा। ठीक है जी, अगर x ज़ीरो नहीं है y ज़ीरो है, तो अगर y ज़ीरो है इस केस में हमारे पास ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास मैग्नीट्यूड a की किसके बराबर आ जाएगी, ax के बराबर आ जाएगी। तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड सिफर हुई, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक कंपोनेंट सिफर नहीं है दूसरा सिफर है तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं हो सकती। किस सूरत में मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी, जब दोनों के दोनों कंपोनेंट्स उसके ज़ीरो हो जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर आप कहते हैं जी x ज़ीरो नहीं है y ज़ीरो है, या अब आप कहते हैं कि y ज़ीरो नहीं है x ज़ीरो है,
तो इस केस में क्या होगा, अगर y ज़ीरो नहीं है, x ज़ीरो है, तो यहाँ पर x को ख़त्म कर देंगे तो a हमारे पास किसके इक्वल निकल आएगा, a y के। तो आपने दोनों को बारी बारी करके देखा तो मालूम क्या हुआ कि अगर कोई सा एक कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, दूसरा ज़ीरो है, तो फिर आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं हो सकती, दोनों का ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से MCQ आप लोगों ने क्या ज़हन में रखना है, आप लोगों ने क्या चीज़ यहाँ से सीखा ये कि जौन सा कंपोनेंट ज़ीरो होगा, मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की दूसरे कंपोनेंट के बराबर निकलेगी। अगर आप इस चीज़ को, अगर आप इस पॉइंट नंबर 1 को गौर से देखें, पॉइंट नंबर 1 में मैंने कहा x ज़ीरो नहीं है, y ज़ीरो है, तो जो ज़ीरो नहीं है मैग्नीट्यूड उसके बराबर आ रही है, यानी कि अगर x ज़ीरो नहीं है तो मैग्नीट्यूड x के बराबर होगी, और अगर y ज़ीरो नहीं है तो मैग्नीट्यूड y के बराबर होगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। अगर वो आपसे कह दे कि एक वेक्टर है, उसका y कंपोनेंट ज़ीरो है, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो आप देखें आंसर में कि तो आप देखें सवाल में कि x पार्ट उसने क्या दिया हुआ है, जो उसकी वैल्यू है वही उसकी मैग्नीट्यूड निकल आएगी। ठीक है मेरा बेटा, समझ आ गई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। कहता है कि क्या वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। देखिए बेटा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर उसने चूँकि कंपोनेंट का जिक्र किया है, अब कंपोनेंट उसने ये नहीं बताया कि कौन सा है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और जनरल आम कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो जब वो ऐसी बात कर दे, एम्बिगिटी जिसमें आ जाए, आपने उसके अंदर सारी बातें एक्सप्लेन कर देनी है। मिसाल के तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर हैं। अगर बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उसका फार्मूला मैग्नीट्यूड का क्या होता है, ax² + ay² अंडर रूट। जी, तो अगर मैं इस फार्मूले को फॉलो करता हूँ और मैं इसमें से x कंपोनेंट या y कंपोनेंट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, लेट्स से मैं अगर x की वैल्यू 2 से 4 करता हूँ, तो फिर अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इट मीन्स के रेक्टेंगुलर केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा अगर हमारे पास कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर नहीं हैं तो क्या करेंगे, उसको अभी सवाल में देखते हैं। पहले हम ये मान के चलते हैं केस नंबर 1 में कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो फिर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की हमारे पास x² + y² होगी। अब हम कहते हैं कि अगर ax a से बड़ा हो जाए, यानी कि कंपोनेंट मैग्नीट्यूड से बड़ा कर दें, या ay को मैग्नीट्यूड से बड़ा कर दें, तो मैंने अभी आपसे कहा x और y जितना बढ़ाते जाएंगे a की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। Hence, component can never be greater than the magnitude of the vector in case of rectangular components. तो बेटा what happens if the vectors component are not rectangular? तो बेटा अगर components rectangular नहीं हैं तो फिर हो सकता है कि component magnitude से बड़े हो जाएं। देखिए बेटा, हम सपोज करते हैं एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 5 है, एक की मैग्नीट्यूड -3 है, जो कि एक्ट कर रही हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये मैंने सपोज किया है, आप कोई भी किसी भी एक्सिस को सपोज कर सकते हैं। जनरली कन्वेंशनली हम लोग एक्स एक्सिस को फॉलो करते हैं। अब बेटा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आप मुझे बताएं 5 और -3 का रिजल्टेंट क्या होगा, 2। और किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में 5 है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब ये 2 हमारे पास रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट देख लें, 5 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। अब यहाँ पर -3 मैथमेटिकली तो छोटा है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, हकीकत में उसकी मैग्नीट्यूड तो 3 है। तो रिजल्टेंट 2 आया है जो कि 3 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है। इसका मतलब कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स से छोटी हो सकती है। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर नहीं हैं तो दोनों ही केसेस आपने इसको बताने हैं।
तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मार्केट में बेटा कुछ ऐसी हेल्पिंग बुक्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये एक पार्ट लिखा हुआ है जो कि केस नंबर 1 है। वहाँ पर उन्होंने गलत नहीं लिखा हुआ, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ उन्होंने इसको कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर को डिस्कस किया है। जबकि सवाल हम पढ़ते हैं ना, तो सवाल ही हमको जवाब की तरफ लेके जाता है। वो सवाल में बड़ा क्लियरली कह रहा है कंपोनेंट्स, उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि रेक्टेंगुलर में बताएं, उसने आपको मेंशन नहीं किया कि जनरली बताएं। तो जब यहाँ पे ऐसी एम्बिगिटी हो तो आपने सारे केसेस डिस्कस करने हैं। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। ये बड़ा आसान सवाल है, आपने फ़ौरन ही शायद पिक कर लिया हो कि मैग्नीट्यूड में तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर होता है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर लेंगे तो उनका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि मैग्नीट्यूड कभी भी किसी भी वेक्टर की नेगेटिव नहीं हो सकती। लिहाजा हम यही लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास ये है, ए एक्स और ए वाई मे बी नेगेटिव बट स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो द मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से इसको बता दीजिए कि ए एक्स फ़र्ज़ कर लीजिए -5 है, ए वाई 2 है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यूज़ को लगा के सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 29 आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कहता है दो वेक्टर्स हैं a और b, अगर उन दोनों को सम करें आंसर आ जाता है 0, तो बताएं उसके कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो कंपोनेंट्स का जिक्र कर रहा है तो हम यहाँ पर वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वैक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए प्लस बी 0 है, ये सवाल में उसने दिया हुआ है, तो हम इसको 0 करके ए और बी की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में आई कॉमन है, ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में जे कॉमन है, तो हम यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनका सम 0 है। याद रखिएगा इक्वेशन की पहचान होती है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल होती है, तो अगर राइट साइड 0 है तो लेफ़्ट साइड भी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एक्स प्लस बी एक्स का सम है 0, यहाँ से अगर ए एक्स निकालेंगे तो माइनस बी एक्स निकलेगा, और ए वाई प्लस बी वाई का सम भी 0 आएगा, यहाँ से ए वाई निकालें तो वो माइनस बी वाई निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी 0 है तो a और b के जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होंगे, यानी कि a का x कंपोनेंट b के माइनस x कंपोनेंट के बराबर होगा और a का y कंपोनेंट b के माइनस y कंपोनेंट के बराबर होगा। तो लिहाजा आप यूँ बता सकते हैं इफ़ द वेक्टर सम इज़ 0 देन देयर कंपोनेंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। ठीक है मेरा बेटा, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको 2-3 दफ़ा देखना है, फिर आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है किन सर्कमस्टांसेस में वेक्टर के कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। बेटा इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, तो कोई सा एक सॉल्यूशन आप इसमें कर लीजिए। मैं आपको एक आसान सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। बेटा हमें मालूम है कि वेक्टर का एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। अब यहाँ पर ए वाई और ए एक्स क्या हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। अब वो सवाल में देखें वो क्या कह रहा है, कहता है वेक्टर के कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएं, यानी कि वो कह रहा है कि आप मान लीजिए कि कंपोनेंट्स इक्वल हैं, तो हम मान लेते हैं ए एक्स और ए वाई दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, थीटा में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है बेटा, 45 डिग्री। अब एंगल 45 डिग्री कब बना, जब दोनों कंपोनेंट्स को हमने इक्वल करार दिया। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे अगर एंगल 45 डिग्री होगा।
इसके बेटा डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको किसी दूसरी जगह से कोई दूसरा सॉल्यूशन मिलता है तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन रिज़ल्ट सबका एक ही आएगा। तो जौन सा मर्ज़ी सॉल्यूशन आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक अहम एमसीक्यू की तरफ ले जाऊँ। ज़रूरी नहीं है सिर्फ 45 डिग्री पर ही, तो एक कंप्लीट साइकिल में डिफरेंट एंगल्स होते हैं जहाँ पर कंपोनेंट्स बराबर होते हैं, जिनमें 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री, ये 3 एंगल्स और भी हैं जहाँ पर कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट्स ये 4 एंगल्स की वैल्यूज़ को ज़हन नशी कर लें। इन तमाम एंगल्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी कंपोनेंट्स की वहाँ पर बराबर होंगी। ठीक है मेरा बेटा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? क्या पॉसिबल है कि आप वेक्टर्स और स्केलर्स को ऐड कर लें? देखें बेटा, मैंने तो आपको बड़ा क्लियरली कहा है, स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। स्केलर्स को डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, यूनिट्स के साथ डायरेक्शन मैटर नहीं करती, जबकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के साथ साथ डायरेक्शन मैटर करती है। अगर उसकी डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर होता ही नहीं है। तो आप वेक्टर्स और स्केलर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो यही बातें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर। स्केलर्स कैन नॉट बी एडेड टू वेक्टर्स बिकॉज क्वांटिटीज़ ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड इनटू वन अनदर। स्केलर में स्केलर ऐड कर दें, वेक्टर में वेक्टर ऐड कर दें। वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेयर एज स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दीज कैन नॉट बी एडेड। ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू ऐड ज़ीरो टू अ नल वेक्टर? बेटा अगर आप इस सवाल को गौर से देखें, ज़ीरो हमारे पास एक वैल्यू है और वैल्यूज़ यानी कि स्केलर्स होती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मुराद कि ये हमारे पास क्या है, स्केलर, और नल वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर है। तो अगर आप अभी सवाल नंबर 9 को देखें तो उसमें आपने कहा कि ये हमारे पास एक स्केलर और वेक्टर ऐड नहीं हो सकते, तो 10 में भी हम क्या कहेंगे, स्केलर्स यानी कि ज़ीरो और नल वेक्टर ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ज़ीरो इज़ अ स्केलर एंड नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर। लिहाजा हम इसको कह सकते हैं दोनों ऐड नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी ज़ीरो? दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, क्या उनका सम ज़ीरो होगा? बेटा ये आप बार बार पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो उसी सूरत में ये एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। लिहाजा इन ऑर्डर टू गेट अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो रिजल्टेंट, बोथ वेक्टर्स that are added must have same magnitude and opposite direction, otherwise this is not possible। लिहाजा आप उसको यही बताएंगे कि sum of two vectors of unequal magnitude can never be zero, the sum will be zero if and only if the two vectors are equal in magnitude and opposite in direction, therefore in the given statement sum has some value। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एमसीक्यूज़ भी हैं, इसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर एक बनाया गया है, तो ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। उनके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, वो कहता है कि फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। एक बात तो ये ज़हन में रखना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और दूसरी बात उनकी लेंथ भी बराबर है। लेंथ से मुराद उनकी मैग्नीट्यूड, यानी कि दो वेक्टर्स कोई भी ले लें, ए और बी, उनकी मैग्नीट्यूड ए इक्वल्स टू बी हो जाएगी, और दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, यानी कि उनको हमने 90 डिग्री पर रखा है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है उनका सम और उनका डिफरेंस। सम से मुराद क्या हो गया, ए प्लस बी, डिफरेंस से मुराद क्या हो गया, ए माइनस बी। अब ए प्लस बी से भी आपके पास रिजल्टेंट आएगा, फ़र्ज़ कर लें वो आर है। ए माइनस बी से भी आपके पास रिजल्टेंट आएगा, फ़र्ज़ कर लें वो आर प्राइम है। कहता है ये जो आर और आर प्राइम है, इनके बारे में बताएं कि ये भी परपेंडिकुलर हैं, पहली बात, और इनकी लेंथ भी सेम है, दूसरी बात। यानी कि हमने प्रूफ ये करना है आर और आर प्राइम परपेंडिकुलर है। सेकंड, आर और आर प्राइम की जो मैग्नीट्यूड है वो भी
सेम है। तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। बेटा हम यहाँ पर दो वेक्टर्स ए और बी सपोज करते हैं। लेट से ए इक्वल्स टू बी और दोनों परपेंडिकुलर हैं। सम लेंगे तो आपको मालूम है ए प्लस बी आएगा, डिफरेंस लेंगे तो आपको मालूम है बी को रिवर्स करके ए माइनस बी आएगा। अब ये दो वेक्टर्स आर और आर प्राइम आगे हैं। अब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसके लिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में आपने क्या सीखा था? इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट इज़ ज़ीरो। तो लिहाजा हम इनका डॉट ले लेंगे, लेफ्ट साइड लेके आर डॉट आर प्राइम करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा। अब सवाल में इसने क्या कहा था? ए और बी बराबर हैं, बी को भी ए कंसिडर कर लीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आर डॉट आर प्राइम इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि दोनों वेक्टर्स प्रूफ हो गया कि परपेंडिकुलर हैं बिकॉज देयर डॉट इज़ ज़ीरो, हैंस द सम एंड डिफरेंस आर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, एक बात प्रूफ हो गई। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है। अब दूसरा क्या कह रहा है? कहता है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सम की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगी और डिफरेंस की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगी, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम आती है। लिहाजा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया कि सम और डिफरेंस जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के हैं वो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैविंग द सेम लेंथ। तो बेटा ये आप लोगों को बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास a प्लस बी मैग्नीट्यूड और a माइनस बी मैग्नीट्यूड बराबर हों तो फिर उनका एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपको याद होगा, एक जो टेस्ट 1 की हुआ था उसके अंदर भी ये MCQ मैंने डाला था। तो लिहाजा एक ये MCQ आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और ये दो अलग अलग से शॉर्ट सवाल हैं, इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा देखें और सोल्व करें। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।